हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज क्रैश कोर्स का लेक्चर 36 चालू कर रहे हैं। इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स का पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो चालू करेंगे। कोशिश करेंगे उसके सारे कंसेप्ट आपको बताएं, जिससे कि नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आपके हैं। नीट में हर बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव का सवाल आता ही आता है। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम 4-5 टॉपिक्स माने तो मॉडर्न फिजिक्स में 4 से 5 सवाल आते हैं। हर टॉपिक से एक सवाल निश्चित है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। और जो भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है, इससे सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू करते हैं। तो आज अपन चालू करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अपन ने स्टार्ट किया है ना बच्चों, इसमें सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लाइट है, लाइट मतलब जो प्रकाश है, इसकी द्वैत प्रकृति होती है, इसका डुअल नेचर होता है। सारे कंसेप्ट जो बताए जा रहे हैं लिखते चलना। लाइट का डुअल नेचर होता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, याद रखना है अपने को। लाइट या प्रकाश जब कण की तरह व्यवहार करेगा, जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, तब उन पार्टिकल्स को, उन कणों को आप फोटॉन्स कहोगे, जो ऊर्जा के पैकेट या एनर्जी के पैकेट माने जाएंगे। याद रखना है अपने को कि लाइट या प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, लाइट का डुअल नेचर है। अगर लाइट शो करती है पार्टिकल नेचर, अगर प्रकाश ने कण प्रकृति दर्शाई, तो आप बोलेंगे कि लाइट जिन कणों से बनी हुई है उन कणों का नाम फोटोन है। इफ लाइट शोज पार्टिकल नेचर, तो लाइट जिन पार्टिकल्स से बनी हुई है उन पार्टिकल्स का नाम फोटोन आपको कहना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो जब भी हम बोलें कि लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रही है, प्रकाश जो है वो कण प्रकृति दर्शा रहा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, बहुत सारे कण आ रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं, सभी पार्टिकल का नाम फोटोन है। जैसे मैंने आपसे बोला कि लाइट गिराई मैंने किसी सरफेस पे लाइट आ रही है, किसी सरफेस पे प्रकाश आ रहा है, और उसका पार्टिकल नेचर या कण प्रकृति माननी है, तो आप ये मानना कि लाइट नहीं आ रही है, बहुत सारे पार्टिकल्स गिर रहे हैं उसके ऊपर, बहुत सारे कण गिर रहे हैं उससे ऊपर। फिर याद रखना बच्चों, आगे प्रूफ भी कर देंगे अपन। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये लाइट का पार्टिकल नेचर के द्वारा ही शो हो सकता है। इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आप लिख लेना, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति दर्शाएगा। वो आगे प्रूफ भी कर दूंगा मैं, बट अभी याद रखना कि इस चैप्टर में हम जब भी लाइट बोलें, तो लाइट का मतलब आप ये मानना कि बहुत सारे कण, बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं। लाइट की द्वैत प्रकृति, लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब उसके पास तरंग प्रकृति, वेव नेचर भी होता है, और उसके पास पार्टिकल नेचर या कण प्रकृति भी होती है बच्चा जी। लेकिन इस चैप्टर में जब भी हम बोलें कि लाइट किसी सरफेस पे गिर रही है, किसी भी सतह पे प्रकाश गिर रहा है, तो आप ये मानेंगे इस चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, आप ये मानेंगे कि लाइट गिरने का मतलब क्या है, लाइट आने का मतलब क्या है, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे टुकड़े गिर रहे हैं। तो ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में लाइट को क्या मानना है, टुकड़ों का बना हुआ मानना है, लाइट को पार्टिकल्स का बना हुआ मानना है। लेकिन ये जो टुकड़े, ये जो पार्टिकल हैं, इनकी कुछ खास बात है, और इनकी जो खास बात है वो आप सब एक टेबल बना लेंगे और फटाफट लिख लेंगे बच्चों। एक तरफ हम लिख लेते हैं फिजिकल पार्टिकल। फिजिकल पार्टिकल मतलब भौतिक कण लिख लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा फोटोन। तो एक टेबल बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को 2-4 पॉइंट्स बताने हैं ताकि ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाए। बच्चों, फिजिकल पार्टिकल क्या होता है, जितने भी पार्टिकल, जो लाइट के अलावा पार्टिकल है ना, फोटोन के अलावा सब कुछ क्या है, फिजिकल पार्टिकल है। फोटोन के अलावा सब कुछ भौतिक कण है। बस लाइट में जो कण होते हैं वो वीआईपी है, लाइट में जो पार्टिकल होते हैं उनकी फिजिक्स अलग है, बाकी सबकी फिजिक्स नॉर्मल है। ये फिजिकल पार्टिकल क्या है, मैं, आप, ये बोर्ड, ये पेन, सब चीज़ फिजिकल पार्टिकल है। बस कार, सब फिजिकल पार्टिकल है, सब भौतिक कण है। फोटोन क्या होते हैं, फोटोन जो लाइट के पार्टिकल, लाइट जिन कणों से मिलकर बनी है, लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनको क्या मानना है, फोटोन। इस फोटोन के अलावा जो कुछ बाकी है, लाइट के अलावा जो कुछ बाकी है, ये पलंग, तकिया, ये ज़मीन, ये आसमान, सब चीज़ फिजिकल पार्टिकल मानना है आपको, है ना। और लाइट जिनसे बनी हुई है उनको क्या मानना है, फोटोन मानना है। ये तो क्या रही, भावनाओं की बात हो गई। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से फिजिकल पार्टिकल या भौतिक कण बच्चों वो होता है
जिसका वेग प्रकाश के वेग से कम हो, जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो। ठीक है, तो कोई भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर से नहीं चल सकता है, केवल लाइट ही लाइट की स्पीड से चलेगी। लाइट मतलब फोटोन बच्चों वो होते हैं जिसकी स्पीड किसके बराबर होती है, फोटोन वो होते हैं जिसकी स्पीड किसके बराबर होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, तो ये अपने पास एक मेजर डिफरेंस है। कोई आपसे बोले फोटोन क्या है, बोलना वो कण जो प्रकाश की चाल से चल रहा है। फोटोन इज पार्टिकल विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना। और अदर देन फोटोन के अलावा ऑल द रिमेनिंग पार्टिकल आर फिजिकल पार्टिकल। फोटोन के अलावा बचे हुए सभी कण भौतिक कण कहलाएंगे। ठीक है, ये तो एक मेजर डिफरेंस है जो आपको पता लगना चाहिए। उसके बाद बच्चों इन फिजिकल पार्टिकल का रेस्ट मास नॉट इक्वल टू जीरो। रेस्ट मास फिजिकल पार्टिकल मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ लेना, समझ रहे हो। फिजिकल पार्टिकल मतलब लाइट के अलावा ये अपन पार्टिकल, तो आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको बोलता हूँ मैं फिजिकल पार्टिकल भौतिक कण। आपका रेस्ट मास मतलब जब आप रुके हुए हो, जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो, भार नापने वाली मशीन पे खड़े हो जाते हो, तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, जीरो है, तो रेस्ट मास बोलेंगे। आप नहीं भाग रहे हो, फिर आपका वेट मेजर करते हैं, तो आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो कांटा 120 पे पहुंच जाता है, उसी को हम आपका रेस्ट मास कहेंगे कि आप रुके हुए में कितना मास है आपका, जीरो मास नहीं होगा, है ना। तो याद रखना है इनका रेस्ट मास मतलब जब वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, मतलब वेलोसिटी जब जीरो होती है उसको m0 कहते हैं। रेस्ट मास इसका कितना मान लेना, नॉट इक्वल टू जीरो मान लेना। लेकिन फोटोन की अगर बात करें, फोटोन का रेस्ट मास वो आपको जीरो मानना पड़ेगा। फोटोन का रेस्ट मास जीरो मानना पड़ेगा। एक्चुअली फोटोन मतलब लाइट है, लाइट रुक नहीं सकती है, समझ रहे हो ना। रेस्ट मास मतलब रुका हुआ मास, जब कण रुका हुआ है तब उसका द्रव्यमान। रेस्ट मास मतलब जब पार्टिकल रेस्ट में है तब उसका मास। तो आप जब रुके हुए हो तो आपका मास जीरो नहीं होगा, लेकिन लाइट कभी रुक नहीं सकती है। और अगर कोई बोलते लाइट रुक गई तो बोलना वहाँ फोटोन नहीं है, क्योंकि फोटोन गायब हो जाएंगे, उनका मास जीरो हो जाएगा। याद रखना है अपने को ये। दूसरा बच्चों, एक इसमें एनर्जी आती थी, एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ mv²। आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, हाफ mv², या उसको आप p²/2mv लिख सकते थे। बच्चों फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आएगा hc/λ। याद रखना है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आएगा hc/λ, और इसी को आप h इंटू न्यू भी लिख सकते हो, इसी को h इंटू न्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि c का मान न्यू इंटू लैम्डा होता है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। ये चाल है, ये आवर्ती और तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लाइट की वेलोसिटी c होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आ जाएगा। याद रखना है एनर्जी, अगर फोटोन की एनर्जी की बात आती है तो hc/λ या h न्यू आ जाएगा। इसको एक और फॉर्मूला होता है E = mc², इससे भी आप फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो। याद कर लेना, फोटोन की फिजिक्स बिल्कुल अलग है। आपने आज तक जो भी फिजिक्स पढ़ी होगी वो फोटोन के अलावा किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी कण के लिए लगा सकते हो, है ना। लेकिन फोटोन के लिए बस कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, केवल वही आपको याद करना है। रुके हुए फोटोन का मतलब नहीं है, फोटोन मतलब लाइट रुक गई। अरे बचपन से पढ़ा है, लाइट की तो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो लाइट रुक गई मतलब लाइट है ही नहीं, तो रेस्ट मास, रुका हुआ मास फोटोन का जीरो मान लेना। फोटोन की एनर्जी के फॉर्मूले याद कर लेना, hc/λ h न्यू और E = mc²। ठीक है, याद कर लेना क्या क्या बोला जा रहा है। ये फोटोन की फिजिक्स है, ये फोटोन की फिजिक्स इसमें मत लगा देना, इसकी फिजिक्स इसमें मत लगा देना, दोनों अलग अलग है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, आप कहाँ गलती करने वाले हो। जैसे कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन का लैम्डा आपको दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी मान सकते हो। इलेक्ट्रॉन का लैम्डा दिया हुआ है। अब मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, मैंने आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रॉन का लैम्डा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए। सबको फॉर्मूला याद रहता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला चाहिए, लैम्डा दिया हुआ है, एनर्जी पूछिए, कोई फॉर्मूला जिसमें ई और लैम्डा आता हो, कोई फॉर्मूला जिसमें ई और लैम्डा आता हो, तो सब कोई लिख देंगे E = hc/λ। और ये लिखते ही आप पापी बन जाएंगे। वैसे ही बहुत पाप किए हुए हैं और पाप नहीं कर रहे हैं बच्चों। ये जो फॉर्मूला है E = hc/λ, ये केवल फोटोन के लिए लगेगा, ये केवल लाइट के पार्टिकल के लिए लगेगा, है ना। लाइट का कण है फोटोन, उसके लिए लगेगा। प्लीज याद रखें, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फिजिकल पार्टिकल है।
लाइट के अलावा, लाइट के पार्टिकल के अलावा जो कुछ बाकी है वो सब क्या है, भौतिक कण हैं। तो फिर ये फॉर्मूला भगवान के लिए, इसके लिए मत लगाना, ये फॉर्मूला केवल कब लगाएंगे, फोटोन के लिए लगाएंगे। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? वैसे मैटर वेव्स में बताएंगे हम आपको। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फिजिकल पार्टिकल है। फिजिकल पार्टिकल मतलब जो नॉर्मल फिजिक्स आपने पढ़ी हो वो लगाओ। एनर्जी हमने पढ़ रखी थी p²/2m होती है, पढ़ रखी थी p²/2, यहाँ पे लिखवाया भी है। और बच्चों p या मोमेंटम की वैल्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य से p की वैल्यू कितनी होती है, h/λ। पढ़ाऊंगा मैं आपको मैटर वेव्स। तो यहाँ पे आ जाता h²/λ²2। तो h की वैल्यू थी, लैम्डा की वैल्यू थी 2 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, तो आंसर आ जाता। तो याद रखना है अपने को, इसे नोट डाउन मत करो, ये अलग से सवाल करेंगे अपन, मैटर वेव्स पढ़ेंगे तब ये सब पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी याद रखना कि फोटोन की फिजिक्स अलग है और बाकी सारी फिजिक्स अलग है ना। तो फोटोन के कुछ फॉर्मूले हैं उनको अलग से लगा देना और बाकी सारी फिजिक्स के फॉर्मूले अलग से लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो इसके बाद आप इसी में नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट बच्चों, इसका जो मोशनल मास होता है, गतिशील द्रव्यमान होता है, वो आता है m0/√1 - v²/c²। इसको गतिशील द्रव्यमान या मोशनल मास कह देना आप। जब आप भागने लग जाओगे तो आपका मास हो जाएगा m = m0(1 - v²/c², गतिशील द्रव्यमान है ना। जब फोटोन चलेगा तो उसका मास आ जाएगा E/c²। यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो, E/c²। ये मोशनल मास है, ये रुका हुआ मास नहीं है। जब फोटोन चलेगा तब उसका द्रव्यमान, गतिशील द्रव्यमान E/c² है। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, सारी फिजिक्स में ये फॉर्मूले लगा सकते हो आप। बस लाइट की बात हुई तो लाइट के ही अलग से फॉर्मूले हैं। लाइट कुछ कणों से मिलकर बनी है, लाइट कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स को हमने क्या कह रखा है, फोटोन कह रखा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में इसका मोमेंटम, इसका संवेग m × v होता था या √2m भी हो सकता था। आ जाएगा ना, p की वैल्यू यहाँ से √2m आ जाएगी, √2m आ जाएगा। गतिज ऊर्जा, ये e गतिज ऊर्जा होती थी, ये e काइनेटिक एनर्जी होती थी, या m × v होती थी। बच्चों फोटोन का मोमेंटम याद रखेंगे m × c। फोटोन का मोमेंटम कितना आ जाएगा, m × c आ जाएगा। संवेग कितना आ जाएगा, m × v होता था, v की वैल्यू c आ गई। बच्चों m × c को तुम E/c भी लिख सकते हो। यहाँ से एक c ऊपर ले जाओगे तो संवेग इसका E/c के बराबर होता है। और E को अगर आप hc/λ लिख दोगे, है ना, E की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हो, आवर्ती के पदों में भी लिख सकते हो। तो लैम्डा की टर्म्स में लिखोगे तो ये h/λ आ जाएगा, और आवर्ती या फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो E की वैल्यू hν/c आ जाएगा। तो ये फोटोन के मोमेंटम के फॉर्मूले हैं, फोटोन के संवेग के फॉर्मूले हैं, याद रख लेना। ये E/c इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E की वैल्यू तुम्हें अलग से बताई दी है, तो ये E/c फॉर्मूला याद रखना। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके काफ़ी आ चुके हैं। ये फोर्थ पॉइंट हुआ। लास्ट फिफ्थ पॉइंट में इसका ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, नीचे जगह नहीं है, तो ये आप अच्छी तरीके से फिफ्थ पॉइंट लिख लेना बच्चों। ये जो फिजिकल पार्टिकल है ना, हमने कोलिजन या टक्कर चैप्टर पढ़ रखा है। तो फिजिकल पार्टिकल, भौतिक कण क्या होते हैं, भौतिक कण जो लाइट में फोटोन है उनके अलावा जो कुछ है सब भौतिक कण है। हम, आप, ये पत्थर, सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल पार्टिकल्स है ना। फोटोन क्या है, लाइट में जो कण है उनको फोटोन कहते हैं। याद रखना, फिजिकल पार्टिकल मतलब हम और आप टक्कर के दौरान कितनी भी एनर्जी लॉस कर सकते हैं, है ना, कितनी भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थान मतलब प्रत्यास्थता का गुणांक पढ़ा था अपन ने, है ना, टक्कर में, जिसमें E की वैल्यू आई थी 0 से 1 के बीच में। इलास्टिक कोलिजन होती थी, प्रत्यास्थ टक्कर होती थी, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती थी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती थी। बाकी सब कोलिजन्स में, बाकी सभी टक्करों में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती थी, गतिज ऊर्जा घटती थी। याद रखना, प्लीज़ याद रखना कि ये फिजिकल पार्टिकल कैन ट्रांसफर एनी एनर्जी बिटवीन 0 to 100%। फिजिकल पार्टिकल किसी से टकराएगा ना, तो कितनी भी एनर्जी दे सकता है। हो सकता है कुछ भी एनर्जी ना दे, और हो सकता है सारी एनर्जी दे दे, हो सकता है 50% एनर्जी दे। ये सब हमने टक्कर या कोलिजन में पढ़ रखा है। लेकिन बच्चों फोटोन का जो फिफ्थ पॉइंट है, याद रखना है, फोटोन विल ट्रांसफर ऑल और नन एनर्जी।
तो जो हिंदी में भी आप ये सब पॉइंट तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हिंदी में लिख लेना बच्चों कि भौतिक कण 0 से 100% के मध्य कितनी भी ऊर्जा स्थानांतरित कर सकते हैं। फिजिकल पार्टिकल भौतिक कण कितनी भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एनर्जी स्थानांतरित ना करें, हो सकता है सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दें, हो सकता है 40% ट्रांसफर करें, वो निर्भर करेगा टक्कर किस प्रकार की है। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन दे आर अंडर, वो है ना कि फिजिकल पार्टिकल कौन सी कोलिजन्स करते हैं, तब उस हिसाब से हमें पता लगेगा कि हाँ ये कितनी एनर्जी देता है, कुछ एनर्जी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन फोटोन में लिख लेना 5वां पॉइंट कि फोटोन या तो समस्त ऊर्जा स्थानांतरित करेगा या कुछ भी ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करेगा। याद करना है फोटोन या तो सारी एनर्जी दे देगा और या फिर कुछ भी एनर्जी कोलिजन में नहीं ट्रांसफर करेगा। ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तब जाके फोटोन की फिजिक्स आएगी। फोटोन की फिजिक्स के लिए इन 5 पॉइंट्स के अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं है, तो इन 5 पॉइंट से फोटोन की फिजिक्स का सारा सवाल हो जाएगा। उसके अलावा जितनी भी फिजिक्स आपने पढ़ रखी है वो इस भौतिक पार्टिकल या फिजिकल पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता लगना चाहिए। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ रखा है, जो बच्चों लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी द्वैत प्रकृति होती है, लाइट की डुअल नेचर होता है। इस चैप्टर में लाइट का कौन सा नेचर हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे लाइट का पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे जिससे कि इस चैप्टर को और आगे ले जा सके। तो नेक्स्ट बच्चों एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, सोर्स पे डिपेंड करेगी। लिख लेना, आवर्ती स्रोत पर निर्भर करेगी और वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करेगी। मीडियम पे डिपेंड करेगी। ये वेव थ्योरी में भी बताते हैं, यहाँ पे भी बता रहे हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लेना। आवर्ती वो स्रोत पर निर्भर करती है, जबकि तरंगदैर्घ्य माध्यम पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करेगी, है ना, और वेवलेंथ मीडियम पर डिपेंड करेगी। याद करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला पॉइंट, सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी जनहित में जारी सूचनाएं हैं। आपको ये सब चीज़ें याद होंगी तो ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। दूसरा बच्चों, अगर फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इट्स एनर्जी रिमेन्स सेम। इट्स एनर्जी रिमेन्स सेम। बच्चों याद रखना है, अगर फोटोन, हिंदी में भी लिख लेना, यदि फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तब इसकी ऊर्जा नियत रहेगी। यदि फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तब इसकी ऊर्जा नियत रहेगी। याद करना है अपने को। क्यों, कोई पूछे क्यों? बच्चों फोटोन की एनर्जी होती है h × न्यू। ये h कांस्टेंट है और ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है। ये आवर्ती माध्यम पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे आपने रेड लाइट जलाई तो रेड लाइट का कण निकला, रेड लाइट का कोई फोटोन निकला। अब वो फोटोन मान लीजिए पानी से या वायु से पानी के अंदर आ गया, आपने ऊपर जलाया, बाल्टी में पानी भर रखा है, बाल्टी के ऊपर टॉर्च जलाई तो फोटोन एयर से वाटर में चला गया, वायु से पानी में चला गया, लेकिन उसकी एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि h × न्यू, वो h सेम है। और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी वो रेड लाइट पे ही डिपेंड करेगी। टॉर्च रेड जल रही थी, टॉर्च को फेंक दो, येलो लाइट ले आओ, तो फिर फोटोन की एनर्जी चेंज हो सकती है क्योंकि तुमने सोर्स ही बदल दिया, तुमने स्रोत ही बदल दिया, तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। समझ में आना चाहिए कि एनर्जी h न्यू होती है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए फोटोन की एनर्जी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते कि सर hc/λ से, तो लेकिन नहीं आ रहा, hc/λ से लैम्डा चेंज हो जाएगा मीडियम में, लेकिन बच्चों c भी चेंज हो जाएगा मीडियम में। समझ रहे हो, c और लैम्डा ना, c = न्यू × लैम्डा होता है। c और लैम्डा वो समानुपाती होता है, प्रपोर्शनल होता है। तो मीडियम में अगर मान लीजिए एयर से वाटर में आने पर लैम्डा आधा हो रहा होता, तो लैम्डा आधा होगा तो सी भी आधा हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल होकर hc/λ फिर कांस्टेंट आ जाएगा। किसी भी प्रकार से देख लीजिए, आपको याद रखना है फोटोन की एनर्जी वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फोटोन की एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटोन जाएगा तब भी उसकी ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। याद करना है आपको। समझ रहे हैं यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स। चलिए थर्ड पॉइंट वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट है बच्चों। तीसरा पॉइंट अपने को तीव्रता या इंटेंसिटी का लेना है।
तीव्रता या इंटेंसिटी का लिखना है, याद कर लेना बच्चों, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। आप हिंदी में भी लिख लेना, तीव्रता होती है बच्चों शक्ति बटा क्षेत्रफल। तीव्रता होती है शक्ति बटा क्षेत्रफल। इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। काफ़ी चैप्टर्स में आएगी तो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी पावर कितनी होती है? पावर की यूनिट वॉट होती है, पावर की इकाई वॉट होती है। वॉट को जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों जूल अपॉन सेकंड। जूल मतलब एनर्जी, ऊर्जा, और सेकंड मतलब टाइम, और ये ए। बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लेंगे ई अपॉन ए टी, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये बताओ, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू है। बच्चों एन फोटोन की एनर्जी कितनी आ जाएगी? एन फोटोन की एनर्जी आ जाएगी एन एच न्यू के बराबर। एन फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू के बराबर आ जाएगी। तो बच्चों फिर इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? तीव्रता क्या आ जाएगी? यहाँ से तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा ई। ई की वैल्यू कितनी है? एन एच न्यू और ए इंटू टी। याद करना है अपने को, तीव्रता का फॉर्मूला ये एन फोटोन्स के लिए आया है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एन फोटोन्स के लिए आया है। यहाँ से तुम निष्कर्ष याद करो। देखो ये तो जनरल फॉर्मूला याद कर लेना कि तीव्रता निकालते कैसे हैं अपन। बाकी जनरल फॉर्मूला आप याद कर लेना कि तीव्रता समानुपाती होगी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी किसके? एन इंटू न्यू के। देखिए एच ए और टी कांस्टेंट है, आपको याद रखना है इंटेंसिटी या तीव्रता समानुपाती होगी एन इंटू न्यू के। इंटेंसिटी या तीव्रता समानुपाती होगी एन इंटू न्यू के। याद करना है, बहुत अच्छी से याद कर लेना। आई को तीव्रता लिख लेना, एन को नंबर ऑफ फोटोन्स या फोटोन्स की संख्या लिख लेना, न्यू को फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति लिख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये न्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है और ये एन क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स या फोटोन्स की संख्या। प्लीज़ याद रख लेना, आपसे कोई पूछे इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी बच्चों डिपेंड करती है, इंटेंसिटी किस बात पर निर्भर करती है? इंटेंसिटी या तीव्रता वो समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है एन इंटू न्यू के। कोई क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जनरल सा जो पॉइंट आपको बताया है ये प्लीज़ याद कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ये सारे सिंपल पॉइंट्स हैं, ये सब आएंगे तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी के लिए आपको एक और पॉइंट याद रखना है बच्चों, पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के कारण आर दूरी पर इंटेंसिटी, पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी 1/r² के समानुपाती होगी। क्योंकि बच्चों इंटेंसिटी में आता है पावर अपॉन एरिया। पावर कांस्टेंट रहती है। जैसे पॉइंट सोर्स का मतलब कोई बल्ब ले लिया आपने, तो बल्ब आप दुकान पे खरीदने जाते हो ना, 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, तो पावर या शक्ति तो नियत होती है। और एरिया हमने इसके चारों तरफ एक गोला बना लिया है तो उसका एरिया 4πr² होता, इसलिए याद कर लेंगे। बिंदु सोर्स, पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, जो काफ़ी जगह पढ़ रखी होगी। जैसे पॉइंट सोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? kq/r²। kq हटाओ तो कितनी आ गई? 1/r² आ गई ना। तो जहाँ भी पॉइंट दिखेगा उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता 1/r² होगी। और अगर आपको सोर्स ना दे रखा हो तो सोर्स पॉइंट सोर्स मान लेना। दूसरा तुम एक और याद कर लेना बच्चों, अगर लाइन सोर्स होता, अगर अपने पास लाइन सोर्स होता, अगर रेखीय स्रोत होता, तो बच्चों रेखीय स्रोत के लिए आप एक बेलनाकार सतह, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते। ये दूरी r होती तो इसकी तीव्रता r के व्युत्क्रमानुपाती होती, इसकी इंटेंसिटी r के इनवर्स रेशियो में होती। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r, तो 2k λ हटाओ 1/r। किसी भी चैप्टर में देख लेना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और किसी की भी तीव्रता निकालोगे, किसी की भी इंटेंसिटी निकालोगे, पॉइंट के लिए 1/r² और लाइन सोर्स के लिए, सरल रेखीय स्रोत के लिए 1/r के बराबर होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। और ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, पहले इनके आप मेरे को 1-2 बिल्कुल आसान से क्वेश्चन वो पहले बताने वाले हैं, ठीक है।
तो बच्चों क्वेश्चन करने के लिए तुम एक फॉर्मूला और देख लो। देखो फोटोन के लिए ना तुम्हें एनर्जी बताई थी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती थी hc बाय लैम्डा, फोटोन की ऊर्जा बताई थी hc बाय लैम्डा। तुम याद रखना यहाँ पे h इंटू सी की वैल्यू 12420 लिख सकते हो, 12420 लिख लो, या इसी को तुम 12400 लिख लो, कुछ भी लिख लो, कैलकुलेशन आसानी से कर लेना। h इंटू सी को यही लिखना, नीचे लैम्डा तुम एंगस्ट्रॉम में लिखना। अगर लैम्डा तुम एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो एनर्जी हमेशा आया करेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो आंसर जूल में आ जाया करेगा। ठीक है, तो आपको याद करना है ये फॉर्मूले की एनर्जी hc बाय लैम्डा होती है। h इंटू सी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, h इंटू सी को आप लिख सकते हो 12420 या 12400, कुछ भी लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन बताओ फटाफट बच्चों, हिंदी इंग्लिश सब में लिख लेना। पावर दी हुई है आपको 9 मिलीवॉट, पावर या शक्ति 9 मिलीवॉट दे रखी है, लैम्डा 6600 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और आपसे फोटोन प्रति सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड पूछा हुआ है। ठीक है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, ये पर सेकेंड, तो फोटोन प्रति सेकेंड पूछा गया है, पी दिया गया है, शक्ति दी गई है, लैम्डा दिया गया है। तो बच्चों फटाफट सॉल्व करेंगे। शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति या पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, जूल प्रति सेकेंड वॉट। एनर्जी होती है बच्चों NhC बाय लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, तो n की NhC बाय लैम्डा, और नीचे t का t आ गया, ये शक्ति का फॉर्मूला आ गया। तो शक्ति कितनी आएगी बच्चों, 9 मिलीवॉट, 9 मतलब 9 इंटू 10 की पावर -3, ये शक्ति आ गई बच्चों। n/t, ये n/t जो है ये तुम्हें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, फोटोन प्रति सेकेंड। hc की वैल्यू मैंने आपको बताई 12400 लिख लो या 12420 लिख लो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में 6600 दिया हुआ है तो वो लिख लिया। लेकिन याद रखना जब भी 12400 लिखा करो तो ये एनर्जी आती है बच्चों किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि ये जो पावर तुमने लिखी थी ये बच्चों जूल में लिखी थी, समझ रहे हो क्या, जूल प्रति सेकेंड में तो लिखी थी और किसमें लिखी थी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करोगे तो कैसे करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, समझ रहे हो। तो बोलो फटाफट सॉल्व करो इसे। इसमें अपन इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको ना 2 टाइम्स कैंसिल कर देना, ये 6000 ये 12000 लगभग 2 आ जाएगा बच्चों। ये 1.6 को 1.5 मान लेना, 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, तो इधर 9 इंटू 10 की पावर -3 वो बाकी रह गया। n/t की वैल्यू वो निकालनी थी अपने को बच्चों, 1.6 इंटू 2 ये 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -19 बच्चों, 3 से इसको कैंसिल करोगे ये 3 आ जाएगा, 10 की पावर -19 इधर आएगा तो 10 की पावर +19 आ जाएगा, और 19 माइनस 3 वो 16 हो जाएगा। तो n/t का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 16, 3 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, फोटोन प्रति सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड का ये आंसर आ जाएगा। तो याद करना है, कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपसे नॉर्मल फॉर्मूले पूछे गए हैं, सॉल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन बच्चों लिख लो। क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि सोर्सेज हैव वेवलेंथ, सोर्सेज हैव वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एंड 5100 एंगस्ट्रॉम। हिंदी में भी लिख लेना बच्चों कि यदि स्रोत से संबंधित तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम व 5100 एंगस्ट्रॉम है एंड फोटोन पर सेकेंड आर 10 की पावर 12 एंड 1.02 इंटू 10 की पावर 12, फाइंड रेशियो ऑफ पावर। और जो क्वेश्चन में लिखना, यदि प्रकाशीय स्रोत से संबंधित तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम व 5100 एंगस्ट्रॉम है तथा n/t फोटोन प्रति सेकेंड क्रमशः 10⁻12 और 1.02 इंटू 10⁻12 है, तब शक्ति का अनुपात ज्ञात करें। बच्चों शक्ति या पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम है ना, वॉट यूनिट होती है, वॉट मतलब जूल प्रति सेकेंड, जूल मतलब एनर्जी, टाइम मतलब सेकेंड। बच्चों एनर्जी आ जाएगी NhC बाय लैम्डा
और टी की जगह टी आ जाएगा। एनर्जी ई की जगह NHC बाय लैम्डा अपॉन टी आ जाएगा। तो वो अनुपात या रेशियो लोगे, ये HC तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब शक्ति का अनुपात आएगा N/T और बटे में लैम्डा। शक्ति का अनुपात कितना आएगा, पावर का कितना आएगा प्रोपोर्शनल में, अगर आप रिजल्ट निकालोगे N/T और लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों मेरे को P1/P2 अगर हम निकालते हैं तो P1 का N/T है ना, तो N/T पहले वाले का 10 की पावर 12 दिया होगा तो 10 की पावर 12, और पहले वाले का लैम्डा 5000 दिया होगा तो 5000 अपॉन फिर दूसरे वाले का N/T या फोटोन प्रति सेकंड दिया हुआ 1.02 इंटू 10 की पावर 12 और डिवाइड करना बच्चों 5100 से। दूसरा वाले का लैम्डा 5100 दिया हुआ बच्चों। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 कैंसिल हो गया, 51 ऊपर आ गया, नीचे 50 इंटू 1.02 आ गया बच्चों। 50 इंटू 1.02 अगर आप करोगे तो वो भी 51 ही आ जाएगा। रेशियो या अनुपात 1:1 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल देख लीजिए, पॉइंट्स याद कर लीजिए, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से सॉल्व हो सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस देख लें, सॉल्व कर लें, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे सवाल हो जाए। फिर बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल करने के लिए आपको अगली राशि, अगली क्वांटिटी आनी चाहिए, वर्क फंक्शन। अगली राशि आपको क्या आनी चाहिए, वर्क फंक्शन या कार्यफलन। याद रखना, वर्क फंक्शन या कार्यफलन। बच्चों वर्क फंक्शन या कार्यफलन याद कर लेना, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। कोई आपसे पूछे कार्यफलन या वर्क फंक्शन किस पे निर्भर कर रहा है, वो मटेरियल पर निर्भर कर रहा है। होता क्या है, ये वो मिनिमम एनर्जी, वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो किसी भी मटेरियल से, वो उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिख लेना बच्चों, न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। याद करना है कार्यफलन किस पे निर्भर करेगा, मटेरियल पर। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना, हो सकता है बाहर ही ना है। लेकिन मेटल है कोई, है ना, तो मेटल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई चालक है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है, कुचालक है, चालक है, मेटल है, नॉन कंडक्टर है, नॉन मेटल है, उन सब पे निर्भर करेगा कि हाँ कितनी एनर्जी चाहिए। मेटल होगा, कंडक्टर होगा तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, नॉन कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो याद करना है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है, वो न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला बच्चों याद कर लेंगे, फाई इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा या h म्यू। बच्चों ये फाई मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पे ऐसे सोचो, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी। अब ये मिनिमम एनर्जी मिलेगी कैसे, इस चैप्टर में वो मिनिमम एनर्जी कैसे मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई मेटल सरफेस थी, इलेक्ट्रॉन को कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी, तो तुम लाइट गिराओगे, तो लाइट पार्टिकल्स की कणों की बनी हुई है, तो बहुत सारे कण आएंगे, बहुत सारे फोटोन आएंगे। उन फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने लायक एनर्जी, तभी तो वो बाहर आएगा। इसीलिए ये कम से कम एनर्जी थी, इसको मैंने फोटोन की एनर्जी के बराबर कर दिया। ठीक है, हो सकता है तुम मेटल को गर्म कर दो तो उसे तापीय उत्सर्जन या थर्मल एमिशन बोलेंगे, तब ये फाई की वैल्यू टेम्परेचर या तापमान कितनी एनर्जी देता है उसके बराबर करना पड़ेगा। इस चैप्टर में इस फाई को मैंने किसके बराबर कर रखा है, फोटोन की एनर्जी के बराबर, क्योंकि ये फाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी है, जो एनर्जी कौन देगा, इस चैप्टर में फोटोन देगा। ठीक है, ये फाई बच्चों मिनिमम है, तो ये लैम्डा मैक्सिमम लिखना पड़ेगा और ये म्यू भी मिनिमम लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम का मतलब जानते हो, मैक्सिमम का मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ये फॉर्मूला एक तो तुम्हें याद करना है पहले, है ना बच्चों। लैम्डा मैक्सिमम को आप बोलेंगे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। तो आपको याद रखना है, लैम्डा मैक्सिमम को क्या बोलेंगे आप, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ या दहली तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। बच्चों मैक्सिमम का मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर लैम्डा इस लैम्डा मैक्सिमम से भी बड़ा हो गया
तो बोल देना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्रॉस लगाने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अरे मैक्सिमम से बड़ा कुछ नहीं होता है, और मैक्सिमम से भी बड़ा लैम्डा आ रहा है तो बोलना कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। बच्चों ये म्यू मिनिमम, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या हिंदी में इसे दहली आवर्ती वो आप कह सकते हो। और बच्चों मिनिमम से छोटा कोई नहीं होता है, न्यूनतम से छोटा कुछ नहीं होता है। अगर आवर्ती इस न्यूनतम से भी छोटी हो गई तो वापस से बोल देना कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम से बड़ा लैम्डा हो गया या न्यूनतम आवर्ती से मिनिमम फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। इसे मिनिमम लिख दिया ना, तो इससे छोटी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करना है ना। मतलब ये चैप्टर काम नहीं करेगा, चैप्टर काम नहीं करेगा मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लैम्डा मैक्सिमम मतलब ये लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे भी बड़ा लैम्डा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होने वाला है। ये आराम से पढ़ लेना जो जो बोला गया है, और आप इसके मेरे को फटाफट वर्क फंक्शन में भी क्वेश्चंस बता दो। तो ये चैप्टर के कुछ बेसिक्स चल रहे हैं बच्चों, और ये बेसिक्स आपके जितने अच्छे होंगे ये चैप्टर भी उतनी ही अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन में आप ये लिख लो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और आपने लैम्डा जो इंसिडेंट किया है, या हिंदी में मैं लिख दूँ आपतित तरंगदैर्घ्य, जो लैम्डा आ रहा है मेटल सरफेस पे वो आ रहा है 3104.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन लिख लेना, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो लैम्डा गिरा रहे हैं हम उसकी वैल्यू दे रखी है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता था, हमें लैम्डा चाहिए तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला hc/लैम्डा होता था। याद रख लेना ये लैम्डा मैक्सिमम है। बच्चों अगर ये आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो, अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो तो hc को आप 12420 लिख सकते थे, ये लैम्डा मैक्सिमम आ जाता मेरे पास। बच्चों कितना आता है ये लैम्डा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लैम्डा कितना आता मेरे पास, 12420/4, ये 4 नीचे आ जाता, इसको कैंसिल करते तो ये 3105 एंगस्ट्रॉम आता। ये लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है। लैम्डा बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, 3105। इससे बड़ा लैम्डा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, लेकिन हमने तो इससे थोड़ा सा छोटा ही लैम्डा डाला है। हमने कितना लैम्डा डाला है, लैम्डा जो सतह पे गया हुआ है, तरंगदैर्घ्य जो आपतित है, लैम्डा इंसिडेंटेड है, वो 3105 से छोटा है। इसलिए बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। टिक मार दिया मतलब इलेक्ट्रॉन विल कम्स आउट, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से समझ लो ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप इसी में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता दो। अगले सवाल में आप ये लिखो बच्चों कि आपको फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो है ना, न्यूनतम आवर्ती वो 10⁻15 हर्ट्ज दे रखी है। न्यूनतम आवर्ती कितनी दे रखी है, 10⁻15 हर्ट्ज दे रखी है। और लैम्डा आपतित या इंसिडेंटेड, लैम्डा आपतित या इंसिडेंटेड वेवलेंथ, इंसिडेंटेड वेवलेंथ वो दी हुई है 4000 एंगस्ट्रॉम। सवाल वही है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या नहीं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या नहीं। क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, वो इंग्लिश में पूरी, अभी तो अपन जल्दी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इंग्लिश में लिखा रहेगा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवर्ती या दहली आवर्ती, या लिख सकते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इस 10⁻15 हर्ट्ज। आपतित तरंगदैर्घ्य या लैम्डा इंसिडेंटेड 4000 है, बताइए इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा। बच्चों आंसर में पहले तो तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, चाल बराबर आवर्ती गुना तरंगदैर्घ्य। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेलोसिटी 3 × 10⁸, आवर्ती पता नहीं है, हमने कितना लैम्डा गिराया है, लैम्डा कितना सरफेस पे आ रहा है 4000, और एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10।
बच्चों आवर्ती न्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/4। देखिए ये 4 नीचे आ गया 3/4 और इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये -7 दिख जाएगा, -7 इधर आएगा, +7, 7 और 8 15 हो गया। बच्चों ये कितना आ गया 0.75 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो आपने जो लैम्डा गिराया था ना, आपने जो लैम्डा सरफेस पे गिराया था, उस लैम्डा से फ्रीक्वेंसी कितनी आई 0.75 इंटू 10 की पावर 15, 0.75 इंटू 10 की पावर 15। बच्चों मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 10 की पावर 15। अगर क्लियर नहीं हो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या न्यूनतम आवर्ती दे रखी थी 1 इंटू 10 की पावर 15, जबकि हमने इस पर फ्रीक्वेंसी कितनी गिराई 0.75 इंटू 10 की पावर 15। तो जो फ्रीक्वेंसी गिराई जा रही है वो मिनिमम से भी छोटी दिख रही है मेरे को। तो बच्चों मिनिमम से छोटा कुछ थोड़ी ना होता है, न्यूनतम से छोटा कुछ थोड़ी ना होता है। तो मिनिमम से भी कम फ्रीक्वेंसी अगर आएगी तो बोल देना इस बार इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, इस बार इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ। और अब इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, या इस चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको अपन बढ़ाते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को अपन देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आपको डिटेल में चीज़ें बता पाऊँ। तो ये यहाँ पे ओपनिंग है बच्चों, ये ग्लास का बना हुआ कोई ट्यूब है, वैक्यूम है यहाँ पे, अंदर वैक्यूम है ना। और बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो काम के हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों क्या है, कैथोड और एनोड, दो सरफेसेस लगा रखी हैं यहाँ पे। और यहाँ से क्या होता है, लाइट आती है, यहाँ से लाइट आती है। जो काम के पॉइंट्स हैं केवल वो देखते रहेंगे। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब फोटोन्स। तो लाइट आने का मतलब यहाँ पे फोटोन्स आए। इस चैप्टर में लाइट को क्या मानोगे तुम, फोटोन्स मानोगे। तो बहुत सारे फोटोन्स या बहुत सारे टुकड़े आके गिरे, बहुत सारे टुकड़े आके यहाँ से गिरे, तो ये टुकड़े यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इनसे टकराए होंगे और कुछ भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गए होंगे। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो मतलब फोटोन्स, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स और इफेक्ट। लाइट की वजह से अगर करंट फ्लो हो गया, लाइट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। प्रकाश की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, प्रकाश आया, प्रकाश मतलब फोटोन्स आए, लाइट मतलब फोटोन्स आए। फोटोन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा थी, फोटोन्स की ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इनसे बाहर आ गए। और इलेक्ट्रॉन्स अगर इनसे बाहर आ गए तो बस यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया होगा, ये वायर्स लगा दिए होंगे यहाँ पे, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट भी फ्लो हो जाएगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक सा आपको एक एपरेटस बना के दिखाया है कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट होता होगा। अब कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसका कर्व, इसका वक्र याद करना पड़ेगा आपको, है ना। और पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसके, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा, इसलिए बहुत डिटेल में न जाके मैं सिंपली कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप प्लीज़ वो पॉइंट्स याद कर लेना। सबसे पहले तो तुम इसका कर्व याद कर लेना। इसका एक वक्र आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का वक्र आएगा। ये लैम्डा, ये जो v है मतलब यहाँ पे हमने क्या कर रखा होगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा होगा। यहाँ पे हमने क्या कर रखा होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस v लगा रखा होगा, आरोपित विभव या अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अप्लाइड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू v है, यहाँ पे हमने v लगा रखा है। तो ये v है और ये करंट है जो फोटो करंट या प्रकाशीय धारा। तो जो भी यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो और ये आई है, इसके बीच का कर्व आएगा और इसके बीच का कर्व तुम्हें याद करना है, ये इस तरीके से आएगा, ये याद करना है, ठीक है। और इस पॉइंट को आपको क्या कहना है, इस पॉइंट को आपको कहना है कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव कह सकते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव, इसको V0 कह सकते हैं, ठीक है। और ये बच्चों सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन
करंट या इसे संतृप्त धारा कह सकते हो, सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा। ये याद करना है कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट होगा तो आपको हमेशा याद करना है कि जो हमने लगाया होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित किया होगा, विभवांतर लगाया गया होगा, और प्रकाशीय धारा मतलब जो फोटो करंट है उसके बीच का कर्व ऐसा ही आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत बात अगर मैं समझाना चाहूँ, देखिए जब ये V की वैल्यू 0 थी तब भी यहाँ पे कुछ करंट दिख रहा था, मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, V इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे पालन नहीं करेगा, है ना। क्यों पालन नहीं करेगा? V इक्वल्स टू आई आर, V की वैल्यू 0 है यहाँ पे, फिर भी I दिख रहा है आपको। जब आप यहाँ पे V नहीं लगाओगे, जब यहाँ पे मैं अब सारी चीज़ें समझा रहा हूँ फटाफट, वैसे तो जल्दी जल्दी समझा दूंगा ताकि टाइम कम लगे, बट याद रखना आपने यहाँ पे पोटेंशियल नहीं लगाया तब भी बच्चों क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आगे पहुँच जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे पहुँच गए तो फिर उसके कारण कुछ ना कुछ करंट हो जाएगा। आप थोड़ी सी रहस्य की बात समझिए। देखिए ये मेटल की सरफेस थी, मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन था, इसका वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और यहाँ से एनर्जी आ रही होती 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े आ रहे थे, फोटॉन्स आ रहे होते 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के। अब बच्चों ये बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि ये सारे टुकड़े, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन से ये टुकड़े टकराएंगे, और इलेक्ट्रॉन बताया था ना सारी एनर्जी दे देता है, तो ये फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उस इलेक्ट्रॉन को ये सारी एनर्जी दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, और मान लीजिए ये आइडियल इलेक्ट्रॉन होता, कुछ लॉस नहीं करता बच्चों, 4 की एनर्जी मिलती, लेकिन बाहर आने में 2 की एनर्जी खर्च हो जाती, तो 4 माइनस 2 यानी ये बाहर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आता, बिल्कुल आइडियल था, है ना। आदर्श विद्यार्थी जैसे क्लास में मैंने जितना ज्ञान दिया सब उसके बाद है, फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। फिर बच्चों ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इसको भी ज्ञान तो उतना ही मिला, क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबको ज्ञान सेम मिल रहा है, सबको एनर्जी यहाँ पे क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। लेकिन कुछ लोग क्लास में एनर्जी इधर उधर देखते रहते हैं, पता नहीं किन किन को देखते रहते हैं, और सारा ज्ञान वहीं पे निपटा देते हैं। तो मान लीजिए इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को 4 की एनर्जी मिलती, लेकिन ये ऊपर आने में क्या करता? कोलिजन करता, तो सरफेस तक आने में ये 1 एनर्जी लॉस कर चुका होता, तो इसके पास एनर्जी 3 ही बाकी रहती। अब 3 में से 2 फिर से खर्च हो जाएगी बाहर आने में, ये बाहर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसके नीचे एक और इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एनर्जी 4 की मिली, लेकिन ये बच्चों जितना नीचे भावनाओं को समझो, क्लास में जो बच्चा ज्ञान व्यर्थ कर रहा है वही यहाँ पे मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन सरफेस में जितना अंदर चला जाएगा उसे सरफेस तक आने के लिए उतनी कोलिजन्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा टक्कर करेगा। तो इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, लेकिन ऊपर आने में ये टक्कर करता गया, टक्कर करता गया, टक्कर करता गया, तो जब सरफेस पे पहुंचा ये, तो इसके पास एनर्जी 2 ही बाकी थी, 2 की तो ज़रूरत थी, तो ये बस रोते पीटते बाहर आएगा, और बाहर आके इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। इसके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी तो 4 ही मिली, फोटोन टकराया उसको एनर्जी 4 मिली, लेकिन ये जब ऊपर सरफेस तक आए ना, तो सरफेस तक आके इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही बाकी रहेगी। अब बाहर आने नहीं देगा, क्योंकि वर्क फंक्शन या कार्यफलन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बच्चों प्लीज़ याद करना है आपको कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके किसी मैक्सिमम वैल्यू तक होती है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन जो भी आए। मान लीजिए क्वेश्चन ये था, ये वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी आ रही थी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। आपसे पूछ लेते कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो एनर्जी कितनी होगी, तो ऐसे मत बोलना सर 4 की एनर्जी मिली, 2 बाहर निकालने में खर्च हो गई तो सबकी एनर्जी 2 होगी। नहीं बच्चों, जो सरफेस पर है उसकी एनर्जी तो 2 होगी, लेकिन जो बिल्कुल नीचे है हो सकता है वो बाहर ही ना निकले, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, 4 की एनर्जी मिले, 4 की एनर्जी लॉस हो चुकी होगी। इसलिए पॉइंट लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 0 to काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हिंदी में लिख लेना कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा 0 से अधिकतम गतिज ऊर्जा के मध्य होगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा 0 से अधिकतम गतिज ऊर्जा के मध्य होगी। याद करना है अपने को, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी एनर्जी 0 से मैक्सिमम के बीच में होगी। कोई पूछे क्यों? बिकॉज ऑफ कोलिजन, बोल देना टक्कर के कारण, यार उनके अंदर टक्कर होती रहेगी, अंदर आपस में कोलिजन होएगी, इसलिए जो एनर्जी मिली वो सारी बाहर निकलने में काम नहीं आ रही, वो टक्कर में भी खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद
ये कर्व में समझा रहा था, ये वक्र में समझा रहा था। मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है ना, और इसका कार्यफलन या वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, तो 4 - 2 यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कम से कम एनर्जी 0 हो सकती है। समझ रहे हो? तो 0 से 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी। मान लीजिए ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बच्चों। अब ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिनकी एनर्जी 0 से 2 के बीच में है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी, इसलिए 0 पोटेंशियल पे कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। समझ रहे हो ना? कुछ के पास एनर्जी थी वो तो अपने आप चलेगा, लेकिन कुछ के पास एनर्जी 0 है। जब एनर्जी 0 है तो तुम यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा दो। जब तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे तो बच्चों करंट बढ़ेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकले और 10 के 10 यहाँ पहुँच गए, 10 निकल रहे हैं, 10 पहुँच रहे हैं, 10 निकल रहे हैं, 10 पहुँच रहे हैं, तो बाद में इतना भी पोटेंशियल बढ़ा दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप पोटेंशियल रिवर्स कर दोगे, उल्टे में बैटरी लगा दोगे, तो 2 की एनर्जी घटने लगेगी। एनर्जी घटते घटते हो सकता है सारी एनर्जी 0 हो जाए, सारी एनर्जी 0 हो जाएगी तो सब रुक जाएंगे, करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या चक्कर है बच्चों, याद रखना है। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इस सवाल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अधिकतम गतिज ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी का फॉर्मूला होता था Q × V, चार्ज इंटू पोटेंशियल, आवेश गुणा विभवांतर। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आवेश, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, तो E के अलावा ये 2 वोल्ट दिख रहा है ना, ये 2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो मिनिमम पोटेंशियल जिसके लगाने पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। इसको मैं हटा के आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बार और बता देता हूँ, तो याद कर लेना, ये जितने पॉइंट्स बता रहे हैं, ये कर्व, ये सब याद कर लेना, चीज़ें याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपको मैं ये बता रहा था, मान लीजिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट होता, ये कैथोड या एनोड, यहाँ पे लाइट आ रही होती, लाइट वही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ होता। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी एनर्जी 0 से 2 तक हो जाती है। ये समझ में आ रहा है 0 से 2 तक क्यों आएगी, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा 2 हो सकती है, और लॉसेस के कारण काइनेटिक एनर्जी 0 से 2 के बीच में होगी, सबकी सेम नहीं होगी, प्लीज़ याद कर लेना, है ना। अब ये बताओ, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अगर तुम सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देते हो, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे? बिल्कुल रुक जाएंगे। इसलिए आप अपोजिट में ना 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दो। बताओ इससे अपोजिट में एनर्जी कितनी मिल जाएगी? अपोजिट में पोटेंशियल लगाया है तो एनर्जी आ जाएगी Q × V। बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नहीं कर देगा? 0 हो जाएगी टोटल एनर्जी। बच्चों अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया तो बाकी गरीब तो पहले ही रुक चुके होंगे, जिनकी कम एनर्जी होगी वो तो पहले ही रुक चुके होंगे। तो प्लीज़ याद रख लेना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में E के अलावा जो कुछ लिखा रहता है वो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम = EV0। बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव वो किसके बराबर होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू EV0 के बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर कर सकते हो, EV0 के बराबर आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसके बाद मैं 2 रिजल्ट्स और प्रूफ कर रहा हूँ, ये अच्छे से याद कर लेना, जितने पॉइंट बताएंगे सब अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको कोई खास प्रॉब्लम आए नहीं इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट बच्चों तुम्हें याद करना पड़ेगा इस चैप्टर में नंबर ऑफ फोटोन्स एंड फोटो करंट, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपने को देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स और फोटो करंट। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट ही बता रहा हूँ, वो सवाल ही हैं जिससे कि हम सवाल कम से कम करेंगे और इसी थ्योरी में ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों ऐसे मान लो ये कोई मेटेलिक सरफेस होती है, ये कोई धात्विक सतह होती है जिसका कार्यफलन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इस पे ना लाइट आ रही होती है। अब आपको मैंने बताया था इंटेंसिटी, तीव्रता 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। इंटेंसिटी आपको बताया था मैंने 2 चीज़ों पे निर्भर करती है, एन और म्यू पर, नंबर ऑफ फोटोन्स पर और फ्रीक्वेंसी पर। बच्चों मैं मान लेता हूँ कि 1000 फोटोन्स आ रहे हैं
और हर एक फोटोन की एनर्जी जो है, हर एक फोटोन की एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। हर एक फोटोन की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि 1000 फोटोन्स है, सबकी एनर्जी ज़्यादा है क्या वर्क फंक्शन से, सबकी एनर्जी कार्यफलन से ज़्यादा है क्या? ऐसे मत बोलना ना कि 1000 फोटोन्स है तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बच्चों ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी का है, ये चैप्टर संभावना का चैप्टर है। ऐसा भी हो सकता है कि 1000 फोटोन्स आए और एक भी इलेक्ट्रॉन ना निकले, उसकी भी संभावना हो सकती है। समझ रहे हो क्या कि सारे फोटोन अंदर चले गए और सारे फोटोन अंदर चले गए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, लेकिन वो सरफेस तक आने में 6 की 6 एनर्जी लॉस कर दी उन्होंने। तो ये चैप्टर संभावना का है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, 1000 फोटोन आए तो 1000 ही निकलेंगे, लेकिन कुछ अपन फिक्स नंबर मान लेते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी 1% होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की दक्षता एफिशिएंसी 1% होती है, मतलब 100 में से एक फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है 1%। आप 10% मान के भी रिजल्ट ला सकते हो जो मैं लाने वाला हूँ, लेकिन आप मान लो यहाँ पे कि 1% दक्षता है। बताओ अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी एनर्जी लिख दो बच्चों। देखिए 6 एनर्जी आई, 3 एनर्जी तो बाहर निकलने में चलेगी, तो 6 - 3 मतलब प्लीज़ याद रखना काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? 0 से 3 तक, बिल्कुल 0 से 3 तक हो सकती है। कोई आपसे बोले निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, बच्चों आपको बोला ना जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये तो 0 से 3 तक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई को हटा दो तो 3 वोल्ट दिख जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव याद रखना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल, ये बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में आए, नेगेटिव में आए, ये हमेशा अपोजिट में ही लगाना पड़ेगा आपको। माइनस में इसकी वैल्यू आएंगी और प्लस और माइनस दोनों में ऑप्शन दिया हो तो माइनस वाला ज़्यादा सही करना है अपने को, वरना मैग्नीट्यूड या परिमाण दिया हो तो वैसे कर लेना। कितने फोटोन बाहर आएंगे? मान लीजिए इसकी 1% दक्षता थी, हमने मान लिया इसकी 1% एफिशिएंसी है, तो 100 में से एक आ रहा है तो 1000 में से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, यही एक्सपेरिमेंट, यही प्रयोग हम वापस से कर लेते हैं। देखो मेरे को 2 चीज़ें बतानी है कि तीव्रता 2 चीज़ों पे निर्भर कर रही थी, इंटेंसिटी 2 चीज़ों पे निर्भर कर रही थी, नंबर ऑफ फोटोन की संख्या पर और किस पर? आवृत्ति पर। अभी मैंने हेडिंग लिखी है नंबर ऑफ फोटोन्स, तो मैं केवल नंबर ऑफ फोटोन्स पे अपना ध्यान लगाता हूँ। बताओ नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे चेंज होंगे, उसको चेंज कर दो। नंबर ऑफ फोटोन्स पहले तुमने 1000 माना था ना, इस बार इसको भगवान के लिए 2000 कर दो। और एनर्जी को चेंज मत करो, एनर्जी को बाद में चेंज करेंगे। एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मेरे को सारे आंसर बता दो बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई और 3 की एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आएगी। अभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? अभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आएगी। 6 में से 3 माइनस कर दिया तो 3 बाकी रहेगी, तो अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव 3 वोल्ट आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव अभी भी कितना आएगा? 3 वोल्ट ही आएगा। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? इसको तुम 1%, यानी कि अब 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। बच्चों मुझे यहाँ से जो रिजल्ट बताना है, मैं वो रिजल्ट पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, इसी का मतलब करंट या धारा होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं तो 10 एम्पियर करंट मान लो, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 करंट मान लो। बच्चों आप ये बताओ मेरे को, ये नंबर ऑफ फोटोन्स 1000 से 2000 कर दिए, नंबर ऑफ फोटोन्स को 2 गुना कर दिया, तो क्या करंट भी आपको 2 गुना दिखाई दे रहा है? जब नंबर ऑफ फोटोन्स को 2 गुना कर दिया तो करंट भी 2 गुना हो गया। प्लीज़ याद रखेंगे अपन कि अगर आपसे बोल दिया हो फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर रिजल्ट कर देता हूँ मैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। बच्चों याद रखना है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिजल्ट है। नंबर ऑफ फोटोन्स किसके प्रोपोर्शनल होंगे? फोटो करंट के। फोटोन्स की संख्या प्रकाशीय धारा के समानुपाती होगी। तुम नंबर ऑफ फोटोन्स डबल कर दोगे तो फिर याद कर लेना, नंबर ऑफ फोटोन्स डबल करने पर फोटो करंट भी डबल हो जाएगा, प्रकाशीय धारा भी डबल हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे आवर्ती हमने सेम रखी थी, फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी थी, समझ रहे हो क्या? ये बताओ अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये फ्रीक्वेंसी को हटा दूँ मैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम थी, आवर्ती सेम थी, एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू होता है ना, तो
तो एनर्जी सेम है तो न्यू भी सेम है। तो ये बताओ अगर न्यू सेम था तो इस न्यू को हटा देता मैं। इस न्यू को हटाने पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंटेंसिटी एन के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये रिजल्ट हमने कैसे निकाला था? हमने एनर्जी को या एच न्यू को सेम रखा था। जब न्यू सेम है तो यहाँ पे न्यू हटाया जा सकता था। तो बच्चों इसलिए एनसीईआरटी में ये लिखता है कि इंटेंसिटी, एनसीईआरटी में लिखता है इंटेंसिटी या तीव्रता समानुपाती होती है प्रकाश की धारा के। तो बुक्स में लिखा रहेगा कि इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट के, या तीव्रता वो समानुपाती होती है प्रकाश की धारा के। बट आप कंप्लीट रिजल्ट लिख लो कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ फोटोन्स के। कब? जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, आवर्ती नियत है और ये खुद प्रकाशीय धारा के समानुपाती हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फर्स्ट रिजल्ट है बच्चों, याद करना है अपने को। और मेरे को दो रिजल्ट्स तुम्हें बताने थे बेसिकली, है ना। तो दो रिजल्ट्स क्या क्या बताने थे? देखिए अपना मेन फॉर्मूला क्या आया था कि इंटेंसिटी दो चीज़ों में निर्भर करती थी। तीव्रता निर्भर करती थी नंबर ऑफ फोटोन्स पे और आवर्ती पे। अभी हमने नंबर ऑफ फोटोन्स को चेंज किया है, अब हम फ्रीक्वेंसी या आवर्ती को चेंज करते हैं। एक और हेडिंग में लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब आवर्ती व निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल, कुछ भी लिख लो। बच्चों वापस से एक्सपेरिमेंट करें, ये क्वेश्चन ही हैं, आपसे पूछ लेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल सब पूछ ले, निकाल लेना वैल्यूज। बच्चों वापस से एक्सपेरिमेंट किया, ये वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ पे वही 1000 फोटोन्स आए। इस बार एन को चेंज नहीं करेंगे। देखिए हमने बताया था इंटेंसिटी ना दो चीज़ों पे निर्भर करती है, तीव्रता दो चीज़ों पे निर्भर कर रही थी। हमें ये पता लग गया एन को चेंज करने से क्या होगा। हमें पता लग गया एन को चेंज करने से करंट चेंज होगा, है ना। और कैसे चेंज होगा? इसको दोगुना करोगे तो करंट भी दोगुना, इसको आधा करोगे तो करंट भी आधा। सब ये समानुपाती या प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है हम वो पता लगा रहे हैं। तो आप इसमें ये बताओ मेरे को फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, अगर ये पता लगाना है अपने को। तो एन तो 1000 है, इस बार एनर्जी इसकी मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सारे आंसर लिख दो जो आपको समझ में आए। बच्चों 1000 फोटोन्स आए, 1% मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, मान लिया आपने। बच्चों 6 एनर्जी आ रही है, 2 एनर्जी तो निकालने में चली गई। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से 4 तक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? 0 से 4 तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उफ कितनी आ जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 6 में से 2 माइनस किया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट आ जाएगा। चलिए ये पहला रिजल्ट आया। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसी को अपन इसमें अब एन को तो नहीं छेड़ेंगे। एन को छेड़ने से क्या होता है वो हमें मालूम है, एन को छेड़ोगे करंट छिड़ जाएगा। अब तुम एनर्जी को 12 कर दो, एनर्जी को 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो। बच्चों याद रखना एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता था। अगर मैं एनर्जी को दोगुना कर रहा हूँ तो एच तो कांस्टेंट रहा होगा, इसका मतलब तुमने आवर्ती को दोगुना किया होगा, इसका मतलब तुमने फ्रीक्वेंसी को दोगुना किया होगा। समझ रहे हो? तो अब वापस से वही मेटेलिक सरफेस यही है, तो कुछ चेंज नहीं किया, बस हमने ई को 12 कर दिया। अब वापस से मेरे को सारे आंसर बताओ कितने करंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? वही 1000 में से 1% इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इनकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक रहेगी बच्चों? 0 से 10 तक रहेगी। 12 में से 2 माइनस हुआ तो 10 हो गए, तो 0 से 10 तक एनर्जी होगी। क्यों एनर्जी अलग अलग होती है? सबको एनर्जी तो सेम मिल रही है, तो बाहर सब अलग अलग एनर्जी से क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों उनकी लोकेशन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, है ना। क्लास में जैसे अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं ना, जो सबसे पीछे वाला बच्चा है वहाँ तक तो ज्ञान पहुँच ही नहीं पाता है, हमारा ज्ञान पहले खत्म हो जाता है। ऐसे ही फोटोन टकराया उस इलेक्ट्रॉन से जो सरफेस में बिल्कुल अंदर है, उसको 12 का ज्ञान मिला, लेकिन वो वहीं पे 12 का ज्ञान आजू बाजू टक्कर करेगा, बातें करेगा, चुगलियाँ करेगा और बस वहीं पे सारा ज्ञान निपटा देगा। तो इसलिए एनर्जी अलग अलग होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलिए? मैक्सिमम या अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? मैक्सिमम या अधिकतम गतिज ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। और निरोधी विभव कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट आ जाएगा। जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिखे उसमें से ई को हटा देने का। एक बार और यही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ताकि रिजल्ट्स बिल्कुल चमक जाए आपको। वही नंबर ऑफ फोटोन्स 1000 ही है, फोटोन्स की संख्या 1000 ही है। इस बार एनर्जी बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया आपने। ये वर्क फंक्शन वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। सारे आंसर्स लिख दो।
इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आएंगे बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 1% इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इनकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1 तक होगी, क्योंकि 3 की एनर्जी आई, 2 माइनस कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। इनका निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा बच्चों। जो भी ई के आगे दिखे 1 वोल्ट वो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गति ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही, वो अपने को लिखने की जरूरत है नहीं। अब रिजल्ट समझो बच्चों, ये ई की वैल्यू पहले 6 थी, फिर ई की वैल्यू 12 कर दी, यानी बोलना यहाँ से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोगुना कर दी, आवृत्ति दोगुना कर दी। बच्चों फ्रीक्वेंसी डबल करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। 4 का डबल कितना होता है? 8। ये तो 8 से भी ज़्यादा हो गया, मोर देन डबल। याद रखना है, फ्रीक्वेंसी डबल की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव डबल से भी ज़्यादा हो गया। बच्चों 6 से 3 कर दी एनर्जी, यानी इस बार फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी। बच्चों एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम चीज़ें होती है, एनर्जी एच नहीं होती है ना, तो एनर्जी हाफ मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ। फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ से भी कम हो गया। 4 का हाफ कितना होता था? 2 से भी कम हो गया। बच्चों याद करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ये कुछ स्पेलिंग गलत दे रही है, वापस से लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं, प्लीज याद कर लेना कि आवर्ती जो होगी वो निरोधी विभव पर रेखीय रूप से निर्भर करेगी। लीनियरली डिपेंडेंट करने का मतलब डबल किया तो डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल किया तो ट्रिपल से भी ज़्यादा, हाफ किया तो हाफ से भी कम, बढ़ाओगे तो उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, घटाओगे तो उससे भी कम घटेगा। तुमने इसे डबल कर दिया तो डबल से भी ज़्यादा हो गया ये, क्योंकि 6 का डबल 12 था, लेकिन 4 का डबल 8 से भी ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो? 6 का हाफ 3 था तो 4 का हाफ 2 होता था, हाफ से भी कम हो गया। बढ़ाने पर उससे ज़्यादा बढ़ना, कम करने पर उससे भी कम होना, उसको हम बोलते हैं बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट। और बढ़ाने पर उतना ही बढ़ना, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको हम समानुपाती बोलते हैं, इसको हम रेखीय बोलते हैं। प्लीज़ याद रख लेना, लीनियरली डिपेंडेंट या रेखीय रूप का मतलब समझ में नहीं आए तो एग्जाम्पल याद कर लो। डबल करने पे डबल से ज़्यादा, हाफ करने पे हाफ से कम, ताकि कोई बोले 10 टाइम्स कर दिया, बोलना 10 टाइम्स करने पे 10 टाइम्स से भी बड़ा। और अगर 1/10 कर दिया तो 1/10 से भी छोटा आ जाएगा। इन दोनों रिजल्ट्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ बच्चों। चलिए ये मैं हटा देता हूँ, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो भी रिजल्ट्स आपको बताए हैं, इन रिजल्ट्स को अच्छे से देख लो। और ये मैंने समझा दिया। देखिए इंटेंसिटी या तीव्रता आपको पता होनी चाहिए, इंटेंसिटी या तीव्रता किसके प्रोपोर्शनल होती है? n इंटू न्यू के बताया था आपको। और जो याद रखना, ये n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब अगर नंबर ऑफ फोटोन्स को डबल करोगे तो प्रकाशीय धारा भी डबल हो जाएगी। लिख लेना, n फोटोन्स की संख्या ये समानुपाती होती है धारा में। और फ्रीक्वेंसी बच्चों ये लीनियरली डिपेंडेंट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद करना है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन V0। बच्चों ये काम के रिजल्ट्स हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। बहुत काम के रिजल्ट्स हैं जिनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो आप ये रिजल्ट अच्छे से लिख लो बच्चों, ठीक है? तो इंटेंसिटी या तीव्रता वो दो चीज़ों पे निर्भर करेगी। ये दो चीज़ें किन किन चीज़ों को बदलेंगे वो भी आप बता देना। ये ग्राफ आया था, ये क्या आया था? ये ग्राफ आया था इस तरीके से, है ना? तो ये जो भी वक्र आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यही तो वक्र आया था, यही तो ग्राफ आया था बच्चों। ये ध्यान कर लेना, यही था स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किस पर डिपेंड करेगा? आवर्ती पर। इसको चेंज करना है ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज करो बच्चों। ये करंट था, सैचुरेशन करंट, ये किस पर डिपेंड करेगा? n पर, फोटॉन्स की संख्या पर, या इसी को तुम इंटेंसिटी या तीव्रता भी लिख सकते हो।
तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अपन कल के लेक्चर में मतलब नेक्स्ट 37th लेक्चर में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। जो भी पॉइंट्स आज बताए हैं प्लस कल इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़िए, इसका ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। तब तो बच्चों खुश रहिए, जीवन में खुशी के अलावा और कुछ नहीं है। जितना हो सके मेहनत कीजिए, आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है। बच्चों खुश रहिए, बातें कीजिए सबसे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।